अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं हुमा दुरानी। इब्तिदा है रब करीम के नाम से जो हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। ए अल्लाह, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। सबसे पहले बात करेंगे कराची में की इलेक्ट्रिक की नाअहली के बारे में और बिजली के बहरान की। तो कराची में बिजली का बहरान शदीद हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 15 घंटे की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना हराम कर दिया। कई इलाकों का रात भर अंधेरे में डूबे रहना मामूल बन गया है। ये इलेक्ट्रिक माफिया शदीद गर्म मौसम में कराची वालों के लिए अजाब की शक्ल इख्तियार कर गया। कराची वाले शदीद गर्मी में दोहरी अज़ियत का शिकार हो गए। लोड शेडिंग की मुसीबत के साथ ओवर बिलिंग की तकलीफ से कराची वाले करा रहे हैं। कराची को बिजली सप्लाई करने की जिम्मेदार कंपनी के इलेक्ट्रिक शहर में बिजली का निजाम चलाने में मुकम्मल नाकाम होने के साथ साथ गलत और गैर मायारी मीटर लगाकर सार्फिन से करोड़ों रुपए ईंट रही है। कि इलेक्ट्रिक कराची शहर में बिजली सप्लाई सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए तारों को तब्दील करने के बजाय शहरियों की जेबें काट रही है, जिसकी वजह से कराची में बिजली का बहरान बद से बदतरीन हो चुका है। 1 करोड़ से जायद आबादी वाले शहर कराची में बिजली का निजाम इस कदर नाजुक है कि बादल बरसते ही कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो जाती है। कराची के मुख्तलिफ रहायशी इलाकों में गुज़श्ता रात 8 बजे से बिजली की फराहमी मुअत्तल है और बिजली की तवील बंदिश के बायस शहरियों को सख्त परेशानी का सामना है। नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, लियाकताबाद, अजीजाबाद, मलीर के इलाकों में 300 से जायद केबल फॉल्ट्स की शिकायत मौसूल हुई है। कराची के इलेक्ट्रिक कंपनी का कहना है कि बारिश का पानी जमा होने के बायस मुतासिरा इलाकों में मुरम्मती काम में ताखीर हो रही है। कराची में बिजली की तलब 3100 मेगावाट हो गई है, जबकि तलब और रसद में 400 मेगावाट का फर्क मौजूद है। कराची इलेक्ट्रिक 1800 मेगावाट बिजली बना रहा है मजीद लोड नहीं बर्दाश्त कर सकता। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बोले, 2 साल तक कराची की लोड शेडिंग का कोई हल नहीं। वफाकी बंदी असद उमर कहते हैं 45 साल से लोड शेडिंग का सामना है। माजी की हुकूमतों ने कराची में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए इकदाम नहीं किए। मजीद बोले कि कारखाने तो लगाए गए लेकिन के इलेक्ट्रिक की सलाहियत में बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की गई। गुज़िश्ता हुकूमत के एक वजीर ने असेंबली में कहा था कि कराची मेरा मसला नहीं। लोड शेडिंग हो क्यों रही है? सर, लोड शेडिंग इसलिए हो रही है कि हमने जिस वक्त कराची की मांग बढ़ती गई, कराची के अंदर बिजली की जरूरत बढ़ती गई, लेकिन हुकूमतें जो पाकिस्तान में थी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया कि या कराची के अंदर बिजली की पैदावार बढ़ाई जाती या जो बाकी पाकिस्तान है कम से कम वहां से तो सिस्टम इंपोर्ट कर सकता। कराची जिसको बिजली की जरूरत है वो उन कारखानों से बिजली नहीं ले सकती। इसी हाउस के अंदर उस वक्त के वजीर बिजली ने खड़े होकर कहा, और ये कराची की के इलेक्ट्रिक की डिबेट में कहा, कराची इज नॉट माई प्रॉब्लम। ये कहा गया कराची को, ये कहा गया कराची को। तो जो काम उन्होंने नहीं किया वो काम अब हो रहा है। वो कराची जिनको ये हुकूमतें कहती थी कराची हमारा मसला नहीं है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहती है कराची हमारा है, कराची के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं। 2 साल बाद भी हुकूमत मलबा साबिका हुकूमतों पर डाल रही है। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने हुकूमत को खरी खरी सुना थी। कहा 6 माह तक तो ये जुमले अच्छे लगते हैं, 2 साल बाद हुकूमत कह रही है आइंदा 2 साल में मसले हल करेंगे। ऐवान में तमाशा लगा रखा है। जब आप एक स्पेसिफिक सवाल का जवाब देने के बजाय तकरीर करते हैं और उसमें आपके पास सिर्फ एक बात है, माफ करना, हर सवाल का जवाब आपका यह आता है कि यह पिछली हुकूमतों का करा धरा है। भाई ठीक है, मैं आपसे इस बहस में नहीं उलझूंगा। मेरे भाई, बात दरअसल यह है, जनाब स्पीकर, आई एम सॉरी,
کہ یہ 4-6 مہینے تک تو یہ فکرے چلتے ہیں. جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں، جب آپ اختیارات میں آ جاتے ہیں، تو پھر 2-4 مہینے کے لیے تو آپ کہتے ہیں پچھلی حکومت میں یہ مسئلہ تھا، ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یار آج 2 سال ہو گئے ہیں. 2 سال کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ مسئلہ کا حل کب ہوگا، تو آپ کہہ رہے ہیں اگلے 2 سال میں ہم آپ کو بتائیں گے. یہ جواب ہے؟ وزیر اعظم عمران خان نے اندھیروں میں ڈوبے کراچی کا نوٹس لے لیا. شہر قائد میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے وفاقی وزیر اسد عمر، گورنر سندھ اور معاون خصوصی شہزاد قاسم کو مسائل حل کرنے کی ہدایت کر دی. روشنیوں کے شہر میں اندھیروں کا راج. 1 کروڑ سے زائد آبادی والے شہر میں بجلی کا نظام درہم برہم. وزیر اعظم عمران خان نے بھی نوٹس لے لیا. شہر قائد کے باسیوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے حکام کو ٹاسک دے دیا. کپتان نے کھلاڑیوں کو کراچی کے مسائل کا حل ممکن بنانے کے لیے کیا الیکٹرک انتظامیہ سے جلد ملاقات کرنے کی ہدایت کر دی. وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزیر اسد عمر، معاون خصوصی شہزاد قاسم اور گورنر سندھ عمران اسماعیل کو ہدایت کی کہ الیکٹرک سے متعلق معاملات کے حل کو یقینی بنایا جائے. وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں گورنر سندھ نے کرونا سے متعلق وزیر اعظم کے ویژن اور کامیاب حکمت عملی کو سراہا. اس دوران صوبے سندھ کی صورتحال اور خصوصاً کرونا کی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا گیا. سیدون شرازی، سچ نیوز، اسلام آباد. کہ الیکٹرک کی بدترین لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کے خلاف جماعت اسلامی کراچی سے کل شہر بھر میں 100 مقامات پر احتجاجی مظاہرے کرنے کا اعلان کر چکی ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کے الیکٹرک کا لائسنس کینسل کر کے فوری طور پر قومی تحویل میں لینے کا مطالبہ کر دیا. جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ الیکٹرک کی بدترین لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کے خلاف کل شہر بھر میں 100 مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے اور 11 جولائی کو شارع فیصل پر کے الیکٹرک کے خلاف عظیم الشان دھرنا دیا جائے گا. انہوں نے شہریوں سے دھرنے میں بھرپور شرکت کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کے الیکٹرک 26 لاکھ صارفین کو بجلی فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی. ہمارا مطالبہ ہے کہ کے الیکٹرک کا لائسنس کینسل کر کے فوری طور پر قومی تحویل میں لیا جائے. حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی، NQM، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتوں میں کے الیکٹرک حکومت کے ساتھ مل کر عوام کو لوٹتی رہی. حکومت کے الیکٹرک پر سوئی گیس اور دیگر اداروں کے واجب الادا اربوں روپے قومی خزانے سے دے کر کے الیکٹرک کو فرار کرانا چاہتی ہے. حکومت کا کے الیکٹرک کی بدترین کارکردگی کے باوجود مرضی کے ٹیرف منظور کرنا انتہائی افسوسناک ہے. اور کے الیکٹرک کی لوڈ شیڈنگ کی شکایت لے کر شہری نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا. سندھ ہائی کورٹ میں درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے. 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا. الیکٹرک کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کے خلاف شہری نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کے الیکٹرک کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. درخواست گزار کا کہنا ہے کہ شہر میں بجلی کے مسئلے پر سیاسی جماعتیں صرف سیاست کر رہی ہیں. درخواست کے متن میں کے الیکٹرک کو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے روکنے اور کے الیکٹرک کی جانب سے غفلت اور لاپرواہی پر نیپرا کو کارروائی کا حکم دینے کی استدعا کی گئی ہے. عدالت نے درخواست کی فوری سماعت کی استدعا منظور کر لی. جسٹس خادم حسین شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ درخواست کی سماعت کرے گا. خبریں ابھی اور بھی ہیں، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہے گا. اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے نیپرا حکام سرگرم. نیپرا کا جمعے کو کراچی میں کھلی کچہری لگانے کا اعلان. کہ الیکٹرک کے فنڈز، آئل اور گیس کی فراہمی کے بہانوں پر سنوائی ہوگی. کورونا وبا کے سبب کچہری میں شرکت کرنے والے زوم لنک پر آ سکتے ہیں. نیپرا اتھارٹی کے مطابق شہری نیپرا کے ای میل پر بھی شکایات کر سکتے ہیں. نیپرا کے الیکٹرک کی جانب سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، زیادہ بل وصولی کا نوٹس لے چکا ہے. عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی رپورٹ کے شور سے ایوان گونجتا رہا. وفاقی وزیر مراد سعید نے عزیر بلوچ کا 164 کا بیان ایوان میں پڑھ کر سنا دیا
اپوزیشن ارکان مراد سعید کی تقریر کے دوران ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی خاتون رکن شازیہ سمرو نے مراد سعید کی طرف ہیڈ فون اچھال دیا۔ شازیہ سمرو کی طرف سے کورم پورا نہ ہونے کی نشاندہی پر ڈپٹی اسپیکر نے مراد سعید کی تقریر روک کر اجلاس ملتوی کر دیا۔ گاٹ سرحد پر میاں بیزار بیٹھے تھے، لگا کر گاٹ سرحد پر میاں بیزار بیٹھے تھے، بڑے ہی ضبط کے ماہر، بڑے فنکار بیٹھے تھے۔ یہ دہشت گرد یوں ہی روز آ کر نہیں پڑتے، اسمبلی اور وزارت میں سہولت کار بیٹھے تھے۔ بتہ اصولوں کے لیے مسلح گروپ بنائے جو کہ بتہ اصول کرتے تھے۔ بتہ جا رہا ہے زرداری کے بہن کو، بتہ جا رہا ہے عزیر بلوچ کو۔ عزیر بلوچ کہتا ہے کہ میں نے قتل کرنا تھا، قتل کے لیے 3 پولیس موبائل ہے میں نے جمع کی۔ انسپیکٹر یوسف بلوچ، ایس ایچ او جاوید بلوچ، انسپیکٹر چاند خان، میں نے ان کو استعمال کیا، بندے اغوا کیے، پولیس موبائل استعمال کیا، سر تن سے جدا کیا، اس کے اوپر فٹ بال کھیلا، اس کی ویڈیو بنائی، لاشوں کو آگ لگائی، سرپرستی آپ کی۔ حکومت کی پالیسی سے نالاں اپوزیشن کی اے پی سی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا عزم۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں حکومت کی کوئی پالیسی نہیں، تبدیلی نہیں، قوم کی تباہی ہوئی۔ معاشی صورتحال پر عوام فکر مند ہیں۔ جمعیت علماء فقہ کے سربراہ نے انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ کا بجٹ جو ہے 0 سے نیچے چلا گیا ہے۔ ہمیشہ کے لیے اگلے سال کے بجٹ کا حجم پچھلے سال کے حجم سے زیادہ ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ آپ کے ملک کا اگلے سال کے بجٹ کا حجم پچھلے سال سے کم ہے۔ 5 سال پورے کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ پوری قوم کو بددعا دے رہے ہیں، جس کو میں پوری قوم کے لیے بددعا سے تعبیر کرتا ہوں۔ کوئی تبدیلی کی بات نہیں ہے، تباہی کی بات ہے۔ آج بھی ہم یہی مطالبہ کریں گے کہ دوبارہ یہ ووٹ قوم کی امانت ہے، یہ واپس قوم کو دی جائے، الیکشن شفاف کیے جائیں۔ یہ دور اب ختم ہو جانا چاہیے کہ الیکشن ہوتے ہیں اور اس پر جو ہے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ شفاف الیکشن قوم کو دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی پنجاب اسمبلی آمد پر اسپیکر چیمبر میں چودھری پرویز الہی سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کا مل کر مقابلہ کیا جائے گا۔ اس پر رپورٹ کریں گے فرحان اجاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی پنجاب اسمبلی آمد پر اسپیکر چیمبر میں چودھری پرویز الہی سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کا مل کر مقابلہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ عوامی خدمت کے سفر کو مزید تیزی سے آگے بڑھائیں گے۔ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ تنقید کرنے والے عناصر مخصوص ایجنڈے کے تحت پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ بہترین ورکنگ ریلیشن شپ ہے۔ عوامی خدمت کے سفر میں اتحادیوں کے شانہ بشانہ ہیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ اتحاد مستحکم ہو رہا ہے۔ اجلاس میں پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت اور ایم پی اے ہاسٹل کی تعمیر کے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت کے کام کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ نے چودھری پرویز الہی کے دور میں شروع ہونے والی بلڈنگ مکمل کی ہوتی تو آج ہوٹل میں اجلاس کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ فرحان اجاز، سچ نیوز، لاہور۔ نون لیگ کی قیادت کی دھمکیاں، شوکاز نوٹسز بھی کام نہ آئے۔ لیگی اراکین اسمبلی کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقاتوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ ایم پی اے مولوی غیاث الدین بھی سردار عثمان سے دوسری بار ملاقات کی۔ پنجاب میں سیاسی توازن حکمران جماعت کی طرف جھکنے لگا۔ ایک ایک کر کے اپوزیشن اراکین کی وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے۔ نون لیگ کی ایم پی اے مولوی غیاث الدین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایک اور ملاقات کی ہے، جس میں مولوی غیاث الدین نے مبینہ طور پر اپنے حلقے کے مسائل اجاگر کیے ہیں اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے حکومتی وسائل کا مطالبہ بھی کیا۔ مولوی غیاث الدین کا کہنا ہے نون لیگ نے حقارت سے دیکھا تو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ مولوی غیاث الدین کی وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے ملاقات کا اثر چند منٹوں بعد ہی نظر آیا، جب انہوں نے بات چیت میں بتایا کہ عمران خان ایماندار انسان ہے، وقت اور ماحول کے حساب سے آئندہ
इलेक्शन लड़ूंगा। उस्मान बुज़दार और लीग की MPA मौलवी गयासुद्दीन की तीसरी मर्तबा मुलाकात हुई है और लीगी क़यादत इन्हें मुलाकात पर शोकास नोटिस भी जारी कर चुकी है। तवील लॉकडाउन के बाद हुकूमत ने तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं 15 सितंबर से तालीमी इदारे SOPs के तहत खुल जाएंगे। पंजाब में स्कूल्स खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने SOPs पर भी जारी कर दिए हैं। की सूरत हाल में तालीम का बड़ा नुकसान। कई महीनों के लॉकडाउन के बाद हुकूमत ने कर लिया अहम फैसला। सितंबर में तालीमी इदारे खुल जाएंगे। हालात ठीक होने पर तमाम इदारे भी मरहलावार खोल दिए जाएंगे। वजीर तालीम शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अगस्त के पहले और फिर तीसरे हफ्ते में फैसले पर नजरसानी करने का ऐलान भी किया। सूबों से तालीमी इदारे खोलने के लिए SOPs से मुतालिक तजावीज की दरख्वास्त भी की। हम अगस्त के पहले हफ्ते में और फिर अगस्त के तीसरे हफ्ते में या सितंबर के पहले हफ्ते में दोबारा जो सेहत के इंडिकेटर्स हैं उनको मद्देनजर रख के रिव्यू भी करेंगे कि क्या सूरत हाल बन रही है, कि जो हमने फैसला किया है इसके ऊपर हम रिव्यू भी करेंगे। तालीमी इदारे अपने इंतजामी दफातर खोल सकते हैं, लेकिन SOPs पर अमल दरामद का खास ख्याल रखना होगा। वजीर तालीम ने ये भी कहा कि जामियात PhD करने वाले तलबा को 15 सितंबर से पहले बुला सकती हैं। देखेंगे कि जिस तरह वक्त गुजर रहा है उसमें जो सेहत के निशानियां हैं, इंडिकेटर्स हैं, उनका क्या हाल है और उससे और यकीनन अगर अर्ली सितंबर में या लेट अगस्त के अंदर अगर सेहत के मामला ठीक नहीं होते तो फिर नहीं खुलेंगे। लाहौर समेत पंजाब में स्कूल्स खोलने की तैयारियां शुरू हो गई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने SOPs जारी कर दिए। SOPs को 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है। स्कूलों में बच्चों और असातिज़ा का मास्क पहनना लाजिम होगा, जबकि दाखिल होते वक्त बच्चों और असातिज़ा का बुखार चेक किया जाएगा। हैंड सैनिटाइजर फराहम, जबकि बच्चों को रोजाना हाथ धोने का पैगाम दिया जाएगा। रोजाना स्कूल खुलने से पहले जरासीम को स्प्रे किया जाएगा। क्लास में बच्चों को 6 फुट के फासले पर बिठाया जाएगा। सूबाई वजीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास ने कोरोना वायरस के फैलाव की बदौलत मुतासिर होने वाले काम की रफ्तार को बेहतर बनाना जरूरी करार दिया। उनका कहना था कि जारी करदा तमाम मंसूबे तालीम के शोबे में इंतहाई मददगार साबित होंगे। हमें कम वक्त में ज्यादा और बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के खिलाफ शुगर मिल्स की इंट्रा कोर्ट अपील को काबिल समाअत करार दे दिया। वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया गया है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को आइंदा समाअत पर दलाइल देने की हिदायत भी कर दी है। देखते हैं मोहम्मद असलम खोकर की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि क्या शुगर इंक्वायरी कमीशन बनाने का नोटिफिकेशन गजट ऑफ पाकिस्तान में शाया हुआ, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर ने कहा कि नोटिफिकेशन 16 मार्च को शाया हो गया था। मखदूम अली खान ने दलाल दिए कि हमने सिंगल बेंच से बहस के लिए वक्त मांगा, लेकिन हमें वक्त नहीं दिया गया। एक रुकनी बेंच ने उसी दिन दरख्वास्तों पर फैसला ही सुना दिया, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप ये कहना चाहते हैं कि शुगर इंक्वायरी कमीशन कानून के मुताबिक तश्कील नहीं दिया गया। शुगर मिल के वकील ने कहा हम ऐसा ही कह रहे हैं। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि रिपोर्ट काबीना के सामने कब पेश हुई, जिस पर मखदूम अली खान एडवोकेट ने कहा कि 21 मई को रिपोर्ट पेश की गई और इसी दिन मंजूर हो गई। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि रिपोर्ट पब्लिक करने का तरीका क्या है। शुगर मिल के वकील ने कहा कि रिपोर्ट पब्लिक करने का मतलब उसे गजट ऑफ पाकिस्तान में शाया करना था। हमारे केस में उसे मीडिया को देखकर ही पब्लिक किया गया, हमारी किरदार कुशी की गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जब इंक्वायरी कमीशन काम कर रहा था उस वक्त शुगर मिल ने तश्कील पर एतराज क्यों न किया। दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन कुछ मिल से राब्ते करता रहा है। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने शुगर मिल की इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार दे दी और केस की समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मोहम्मद असलम खोकर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। क्या ये हुकूमत की गुड गवर्नेंस है कि हुकूमत की मौजूदगी में पेट्रोल बहरान पैदा हुआ? चेयरपर्सन ओगरा अदालत की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश न करें। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स में कहा कि बजाय पेट्रोल माफिया ने फायदा उठाने के लिए पेट्रोल की किल्लत की। इजलाल हैदर इस पर रिपोर्ट करेंगे।
जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्क भर में पेट्रोल बहरान के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और चेयरपर्सन ओगरा अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पेट्रोलियम बहरान के मामले पर ऐसा लगता है कि कुछ बड़े शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल साहब, आपने बताया नहीं कि बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की। आपको कहा गया था कि स्पीकर से पूछ के बताएं कि वो कमेटी बना रहे हैं या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि स्पीकर कौमी असम्बली ने वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के सामने मामला रखने का फैसला किया है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने पेट्रोलियम बहरान की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की तजवीज भी दी। चीफ जस्टिस ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को रोस्ट्रम पर बुलाया और पूछा कि आप बताएं कि पेट्रोलियम बहरान पर कब कार्रवाई शुरू हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तहरीरी जवाब में अल्फाज का गोरख धंधा नजर आता है। जब तक बहरान के जिम्मेदार पकड़े नहीं जाएंगे तब तक बहरान पर काबू नहीं पाया जा सकता। चीफ जस्टिस कासिम खान ने पेट्रोल बहरान की तहकीकात के लिए आला सतही कमीशन बनाने का फैसला करते हुए अटॉर्नी जनरल से कमीशन के नाम तलब कर लिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से कमीशन के नाम बेहतर ना हुए तो अदालत नाम तजवीज करेगी। चीफ जस्टिस ने वाजिया किया कि अगर किसी सरकारी रिकॉर्ड छुपाने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस ने करार दिया कि ये वफाकी हुकूमत की खराब गवर्नेंस की इंतहा है। हुकूमत ने मुतमईन ना किया तो ऑर्डर में लिख दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि चेयरपर्सन ओगरा ने अदालत की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। चेयरपर्सन ओगरा सीधा बयान दें वरना सब बच जाएंगे, ये फंस जाएंगे। लगता है चेयरपर्सन और कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। चीफ जस्टिस ने केस की समाअत 16 जुलाई तक मुलतवी करते हुए वफाकी हुकूमत से कमीशन के नाम तलब कर लिए हैं। इजलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे के सफर को मुसाफिरों के लिए महफूज बनाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने प्लानिंग डिवीजन से ML1 मंसूबे से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। इसी पर इस्लामाबाद से सहरिश खान रिपोर्ट करेंगी। रेलवे खसारा अज खुद नोटिस की समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद के रेलवे में भर्तियों के बयान पर हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि शेख रशीद कहते हैं रेलवे में 1 लाख भर्तियां करेंगे। रेलवे के पास पहले ही 77,000 मुलाजिमीन हैं। वजीर रेलवे 1 लाख मुलाजिमीन को कहाँ भर्ती करेंगे? चाइना से ML1 का मिलने वाला पैसा 1 लाख मुलाजिमीन ही ले जाएंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हुकूमत की कोशिश है मुलाजिमीन की तादाद कम करके 56,000 तक लाई जाए। 1 लाख मुलाजिमीन ML1 के लिए रखे जाएंगे। शेख रशीद से शायद अल्फाज के चुनाव में गलती हो गई है। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी रेलवे को मुखातिब करते हुए कहा कि सेक्रेटरी साहब आपसे रेलवे नहीं चल रही। रेलवे के सिक्योरिटी CEO फारिग करना पड़ेंगे। रेलवे का निजाम ऐसा नहीं कि ट्रेन ट्रैक पर चल सके। दुनिया में बुलेट ट्रेन चल रही है। ML1 मंसूबे पर कोई पेशरफ नहीं हुई। रेलवे का ट्रैक लोगों के लिए डेड ट्रैक बन चुका है। ML1 के तहत स्टेशन को कमर्शलाइज करेंगे। अदालत ने कहा कि हुकूमत फौरी इक़दामात से यकीनी बनाए कि रेलवे का सफर अवाम के लिए महफूज हो। आए रोज के हादसात से कीमती जिंदगियों और रेलवे का नुकसान हो रहा है। रेलवे को जिस तरह चलाया जा रहा है इस अंदाज में नहीं चलाया जा सकता। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर काम के काबिल नहीं रहा। केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। अदालत ने रेलवे फाटक के गेट कीपर्स की मुस्तकिली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बैरून मुल्क जायदाद से मुतालिक तफसीलात पेश कर दी। अपने जवाब में उन्होंने कहा कि बरतानिया में खरीदी गई जायदाद से उनके शौहर का कोई ताल्लुक नहीं है। इस पर रिपोर्ट करेंगे कामरान चौधरी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने FPR में बैरून मुल्क जायदाद से मुतालिक तफसीलात पेश कर दी। अपने जवाब में उन्होंने कहा कि बरतानिया में खरीदी गई जायदाद से उनके शौहर का कोई ताल्लुक नहीं है। जराये के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने कराची में अमेरिकन स्कूल में मुलाजमत के दौरान आमदन का रिकॉर्ड भी FPR को जमा करा दिया। अपने जवाब में जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने कहा कि बैरून मुल्क रकम कानूनी तरीके से भेजी। जराये के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने FPR को कराची में फरोख्त करदा अमलाक की तफसीलात भी जमा करा दी हैं। जराये के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने कराची क्लिफ्टन में खरीदी की प्रॉपर्टी और इस पर जमा कराया गया टैक्स रिकॉर्ड, वालिद की जानब से तोहफे में मिलने वाली जरी जमीन और डेरा मुराद जमाली और नसीराबाद की जरी जमीन की तफसीलात भी FPR को जमा करा दी। अपने जवाब में अहलिया जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अकाउंट से तकरीबन 7 लाख पाउंड भिजवाए। बरतानिया में खरीदी गई जायदाद से उनके शोहर का कोई ताल्लुक नहीं है। जराये के मुताबिक उन्होंने लंदन की जायदादों से मिलने वाले किराए की तफसीलात भी FPR में जमा कराई हैं। अहलिया जस्टिस काजी फाइज ईसा ने FPR को बताया कि मरकजी बैंक के पास उनकी तमाम बैंक ट्रांजैक्शन की तफसीलात मौजूद हैं। इससे कबल सदारती रेफरेंस में जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने अपना बयान अदालत आलिया में कलमबंद कराया था, जिसमें उन्होंने बरतानिया में खरीदी गई तीनों जायदादों की तफसील अदालत को फराहम कर दी थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने अदालत को बताया था कि उनका नाम सरीना है और उनके पास हिस्पानवी पासपोर्ट है। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद।
टिड्डी दल का कराची एयरपोर्ट पर हमला, एयरपोर्ट हुकाम का एक्शन, सीए हुकाम का कराची एयरपोर्ट और इतराफ में स्प्रे। कराची एयरपोर्ट रनवे के इतराफ मौजूद टिड्डियों के खिलाफ स्प्रे किया गया। रनवे के इतराफ मौजूद झाड़ियों से टिड्डियां खत्म कर दी गई। टिड्डियां जहाजों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सर्कश पायलट्स को राह रास्त पर लाने की ठान ली। अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि सिगरेट नोशी लाइसेंस मुअत्तल करने का सबब भी बन सकती है। तैयारे में सिगरेट या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की मुमानियत है। एविएशन अथॉरिटी ने सिगरेट नोशी के खिलाफ बड़ा इकदाम उठाते हुए पायलट्स को इंतबाह जारी किया है कि सिगरेट नोशी लाइसेंस मुअत्तल करने का सबब भी बन सकती है और इस दौरान परवाज काकपिट में सिगरेट नोशी करने वाले कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर के लाइसेंस भी मुअत्तल किए जा सकते हैं। CAA के डायरेक्टर फ्लाइट स्टैंडर्ड ने इस हवाले से अहकाम जारी कर दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि पायलट की जानब से दौरान परवाज तंबाकू नोशी कवानीन की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। तैयारे में सिगरेट या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की ममानियत है। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि तंबाकू नोशी करने वालों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जा सकती है। तंबाकू नोशी की शिकायत कप्तान, फर्स्ट ऑफिसर एक दूसरे के खिलाफ कर सकते हैं, जबकि कैबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ भी तंबाकू नोशी से मुतालिक शिकायत दर्ज करा सकता है। जारी अहकामात में कहा गया है कि अगर जहाज के कप्तान ने सिगरेट नोशी की तो फर्स्ट ऑफिसर इसकी रिपोर्ट करेगा और अगर फर्स्ट ऑफिसर ने सिगरेट नोशी की तो कप्तान रिपोर्ट करेगा। तंबाकू नोशी के मुर्तकिब काकपिट क्रू को ग्राउंड करने के अलावा जुर्माना भी किया जाएगा। यहां पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वजीर आला खैबर पुख्तनख्वा महमूद खान ने सूबे के पहले कोरोना अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। बोले, कोरोना की सूरत हाल में अस्पतालों की इस्तादाद कार में इजाफा किया गया है। लोगों की जानों के तहफ्फुज के साथ मईशत का पहिया भी रवां दवां रखना है। स्मार्ट लॉकडाउन समेत तमाम इकदाम का मकसद अवाम का तहफ्फुज है। वजीर आला महमूद खान ने सूबे का पहला कोरोना अस्पताल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब के बाद वजीर आला ने अस्पताल का दौरा किया। दौरे के मौके पर वजीर आला ने कहा कि इब्तिदाई तौर पर अस्पताल 60 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। एक माह के बाद इस तादाद को 110 तक बढ़ाया जाएगा ताकि सेहत के मामला को बेहतर बना सकें। वो अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक बेहतरी की तरफ जा रही है और इससे हम ये भी सीख लेंगे कि आगे हमने हेल्थ डिपार्टमेंट की कैपेसिटी को किस तरह इनहांस करना है। अपने खिताब में वजीर आला ने मजीद कहा कि अस्पताल बैनुल अक़वामी SOPs और गाइडलाइंस के मुताबिक कायम किया गया है, जिसमें कोरोना मरीजों के लिए हर किस्म की सहूलियात मौजूद हैं। इस तरह सबको पता है कि कोविड-19 कोरोना की वबा जो पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, फिर पाकिस्तान में और अब खैबर पख्तूनख्वा के लोग एज अ गवर्नमेंट हम भी उसको फेस कर रहे हैं। जब हमने स्टार्ट किया इस वबा से कम हमें ये पता चला कि हेल्थ डिपार्टमेंट की हमारी कितनी कैपेसिटी है और किस तरीके से हम इसे निपट सकते हैं। तकरीब में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ वजीर सेहत तैमूर सलीम जगड़ा और दीगर वज़रा भी मौजूद थे। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ अब्बान शाहिद, सच TV, पेशावर। लोगों का जमा होना कोरोना फैलाव का बायस बनेगा। ईद कुर्बान पर लापरवाही से वबा मजीद फैल सकती है। वजीर आजम ने खबरदार कर दिया। कहा, ईद उल अज़हा पर ईद उल फितर की तरह लापरवाही का मुजाहिरा न करें। हुकूमत ने जामा SOPs वज़ा किया, अमल किया जाए। कौम, मुल्क और अपने बुजुर्गों को बीमारी से बचाने के लिए ईद सादगी से मनाने की अपील भी कर दी। आपको आज सबको कहना चाहता हूँ कि अगर हमने ये बड़ी ईद पे, ये कुर्बानी की ईद पे लापरवाही की तो फिर खतरा ये है कि फिर एकदम ये फैल जाएगी वायरस, फिर इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगी, अस्पतालों पे प्रेशर पड़ेगा। इसलिए सादगी से मैं अपील करता हूं कि सादगी से ये बड़ी ईद मनाएं। हमने पूरे SOPs बनाए हुए हैं कुर्बानी की ईद पे कैसे कुर्बानी करनी है। मैं अपनी सारी कौम से अपील करता हूं कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अपने मुल्क के लिए, क्योंकि हमारी माशियत के लिए, हमारे जो बूढ़े और जो हमारे बीमार लोग हैं, जिनको ख़ास तौर पे जिनकी जानें खतरे में आती हैं जबकि उनको ये कोरोना हो जाए, उनके लिए मैं उनके लिए सबसे अपील करता हूं कि सादगी से आपने ये कुर्बानी की ईद बनानी है। कोरोना की वबा के पेश नजर हुकूमत ने ईद उल अज़हा का 14 नकाती मशावराती प्लान तैयार कर लिया। कोरोना फैलाव के पेश नजर ईद उल अज़हा का मशावराती प्लान तैयार कर लिया गया।
14 नकाती प्लान के मुताबिक मवेशी मंडियां शहरों की म्यूनिसिपल हुदूद से बाहर लगाई जाएंगे। साइज छोटा और तादाद बढ़ाई जाएगी। एसओपी इस पर अमल कराना होगा। शहरों के अंदर कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त की इजाजत नहीं होगी। ईद के इज्तिमात महदूद होंगे। इज्तिमाई कुर्बानी के साथ साथ ऑनलाइन कुर्बानी के फरोख्त पर जोर दिया जाएगा। गोश्त की तकसीम के दौरान एहतियाती तदाबीर बरतना होंगे। फुजले को ठिकाने लगाने के लिए मौसर हिकमत अमली तैयार की जाएगी। ईद उल अज़हा के दौरान तफरीही मकामात बंद रहेंगे। ईद उल अज़हा पर सिर्फ एक सरकारी छुट्टी का इम्कान है। कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने ईद उल अज़हा की छुट्टियों से मुतालिक फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक ईद उल अज़हा पर सिर्फ एक सरकारी छुट्टी दिए जाने का इम्कान है और कोई इजाफी छुट्टी नहीं दी जाएगी। रवा बरस ईद उल अज़हा जुम्मे को होने का इम्कान है, जबकि हफ्ता और इतवार को मामूल की सरकारी छुट्टी होती है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक जुम्मा, हफ्ता और इतवार को मिलाकर ईद पर 3 छुट्टियां होंगी। सख्त लॉकडाउन और दीगर इक़दामात के सबब पाकिस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव बहुत कंट्रोल हुआ है और हुकूमत नहीं चाहती कि मरीजों की तादाद में दोबारा इजाफा हो। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2020 मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान अब एशिया कप की मेजबानी 2022 में करेगा। क्रिकेट काउंसिल के इलामिया के मुताबिक कोरोना वबा की वजह से एशिया कप को मुलतवी करना पड़ा। एशिया कप का इनेकाद सितंबर में होना था। एसीसी ने उम्मीद जाहिर की है कि टूर्नामेंट का इनेकाद 2021 में होगा। एसीसी का मजीद कहना है कि जून 2021 में एशिया कप कराने के लिए वर्किंग कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। श्रीलंका क्रिकेट एशिया कप 2021 की मेजबानी करेगा। एशिया कप 2021 आइंदा जून में होने का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी का कहना है कि एशिया कप की मनसूखी के पीछे कोई सियासत नहीं है। एहसान मानी ने कहा कि एशिया कप मुलतवी करने का फैसला वबाई बीमारी के बाइस किया गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल आइंदा साल इवेंट के इनेकाद पर गौर कर रही है। एशिया कप 2020 की मेजबानी के लिए पीसीबी ने श्रीलंका को मशरूत पेशकश की थी। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारियां जारी हैं। कोरोना को मुसलसल 2 बार मात देने वाले नौजवान कौमी क्रिकेटर वुस्टरशायर पहुंच गए। कोविड टेस्टिंग क्लियरेंस के बाद टीम को ज्वाइन कर लेंगे। जंगबंदी मुआहदे की एक बार फिर खिलाफ वर्जी। सऊदी इत्तेहाद के जंगी तैयारों ने यमन के एक बार फिर मुख्तलिफ सूबों पर 24 घंटों के दौरान 78 हमले किए। सऊदी इत्तेहाद की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। यमन के खिलाफ हर किस्म के जमीनी और फजाई हमले बंद करने के दावे फकत दावे ही रहे। यमन के मुख्तलिफ इलाकों में कब्जे के लिए सऊदी इत्तेहाद और यमनी फोर्सेज में झड़पें अब भी जारी हैं। 24 घंटों के दौरान यमन के सूबे अल हदीदा पर मुतादिद बार रॉकेट हमले किए गए। जंगी तैयारों ने इसी तरह मारिब सूबे के मुजस्सर इलाके पर 18 जबकि अलजौफ सूबे के इलाकों पर 4 मरतबा बमबारी की। सऊदी हमलों में जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई। वबा के दिनों में यमन के खिलाफ जंग और सऊदी जारियत का सिलसिला जारी है। सऊदी जंगी इत्तेहाद ने अपनी ही ऐलान करदा जंगबंदी मुआहदे की एक दिन भी पाबंदी नहीं की। मार्च 2015 से जारी सऊदी जारियत और जंग के नतीजे में हजारों बेगुनाह यमनी शहरी शहीद और जख्मी हो चुके हैं, जबकि कई लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। आलमी साम्राज्य ने फलस्तीन का नाम लेना जुर्म बना दिया। इंस्टाग्राम ने फलस्तीनी निजात अमरीकी मॉडल बेला हदीद की फलस्तीन से मुतलिक पोस्ट हटा दी। मॉडल ने वालिद के पासपोर्ट की तस्वीर दोबारा शेयर कर दी। इंस्टाग्राम कंपनी से भी सवालात कर डाले। सोशल मीडिया कंपनी इंस्टाग्राम ने फलस्तीन के हैशटैग से पोस्टें हटा दी। 23 साला फलस्तीनी नजात अमरीकी मॉडल बेला हदीद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने वालिद के अमरीकी पासपोर्ट की तस्वीर शेयर की। पोस्ट पर लिखा कि उनके वालिद की जाए पैदाइश फलस्तीन है। इंस्टाग्राम ने मॉडल को आगाह किया कि उनकी पोस्ट कम्युनिटी हिदायत के मुताबिक न होने के बायस हटा दी गई है। बेला हदीद ने अपने 31 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ इंस्टाग्राम की जानिब से मौसूल होने वाला पैगाम शेयर किया। दोबारा वालिद के पासपोर्ट की तस्वीर भी शेयर कर दी, जिस पर जाए पैदाइश फलस्तीन लिखा है। अमरीकी मॉडल बेला हदीद ने अपने अकाउंट पर इंस्टाग्राम को टैग करते हुए सवाल उठाया कि उन्हें अपने वालिद की जाए पैदाइश फलस्तीन होने पर फख्र है। उनकी पोस्ट का कौन सा हिस्सा कम्युनिटी हिदायत की खिलाफ वर्जी करता है? क्या हमें इंस्टाग्राम पर फलस्तीनी होने की इजाजत नहीं? उन्होंने इंस्टाग्राम कंपनी से पूछा कि किस तरह से उनकी पोस्ट हिरासती या जिनसी मवाद की तशहीर करती है।
बेला हदीद ने कहा कि उनके ख्याल में इंस्टाग्राम पर बतौर फलस्तीनी इजहार राय का हक न रखना हिरासत की है। लोगों को खामोश करवा के तारीख नहीं मिटाई जा सकती। बेला हदीद की मॉडल बहन गेगी हदीद ने पोस्ट को लाइक और शेयर करते हुए कमेंट्स किए कि इंस्टाग्राम ने बेला हदीद की सख्त तनकीद के बाद मुआफी मांग ली है। बलूचिस्तान के जिला गवादर की साहली पट्टी पर वाक़ माहीगीरों की कदीम बस्ती सरबंदर का शुमार खित्ते के इन इलाकों में किया जाता है जहां साहिल पर दुनिया की 50 में से 38 अक़साम की मछलियां पाई जाती हैं। अब्दुल गनी काकर रिपोर्ट करेंगे। गवादर शहर से 25 किलोमीटर के फासले पर मशरक के जानिब वाक़िया ये खूबसूरत साहिली कस्बा सुरबंदर, जिसे मचेरों की बस्ती भी कहा जाता है, कोहे मेहदी और कोहे सुंड के दरमियान वाक़िया है। इस खूबसूरत साहिली कस्बे की आबादी 20,000 के करीब नफूस पर मुश्तमिल है। यहाँ बसने वाले अक्सर लोगों के रोजगार का वाहिद जरिया माहीगीरी है। 13 देहातों पर मुश्तमिल यूनियन कौंसिल सुरबंदर में महकमा माहीगीरी के पास 830 के करीब कश्तियां रजिस्टर्ड हैं, जिनमें सालाना 19,830 टन से जायद मछलियों का शिकार किया जाता है। दस्तियाब आदादोशुमार के मुताबिक बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर दुनिया भर में पाई जाने वाली 50 अक़साम में से 38 अक़साम की मछलियां पाई जाती हैं। यहाँ के सालाना आबी वसाइल 6 लाख मीट्रिक टन से जायद हैं, जिनकी मालियत 7 अरब रुपए के करीब बताई गई है। बलूचिस्तान में साहिली पट्टी के आबी वसाइल की पैदावारी सलाहियत बहराए हिंद के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा है। साहिली कस्बे सुरबंदर के माहीगीरों को मछलियों के शिकार के दौरान वसाइल की कमी की वजह से मुश्किलात का भी अक्सर सामना रहता है। बाज़ औक़ात शिकार की गई मछलियाँ आइस बक्सेस और प्रॉपर प्रोसेसिंग न होने की वजह से खराब भी हो जाती हैं। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, कोयटा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।